वीडियो है, पॉडकास्ट है, फोटोग्राफ है, स्प्रेडशीट है, XLS है, JPG है, MP4 है और MP3 है। देखो पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता। वॉडकास्ट होता है जिसके अंदर वीडियो भी होता है और ऑडियो भी होता है। तो जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आपके ऑडियो के लिए। और ऑडियो के लिए हम MP3 यूज करते हैं, वीडियो के लिए हम लोग MP4 यूज करते हैं, राइट। फोटोग्राफ के लिए हम JPG को फॉलो करते हैं और स्प्रेडशीट के लिए हम XLS यूज करते हैं। स्प्रेडशीट जो है वो MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। सबकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से सबकी फुल फॉर्म मुझे लाइव चैट में लिखकर बताएंगे सभी लोग। सबकी फुल फॉर्म भी बता दो। जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप मीडिया प्लेयर है, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो बनता है ऑडियो फाइल का और वीडियो फाइल का। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल का आता है। अगर आप पिछले साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो ना, आपको सबसे ज्यादा अगर कोई भी फाइल एक्सटेंशंस मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? ऑडियो के और वीडियो के मिलेंगे। इसीलिए ये चार्ट है, इसको प्लीज आप रिमेंबर करिएगा। अगर आपको लिखा है MP3.flag ASF AAC M4R है ना, AIFF.3GA MIDI AC3 VQF Wave WMA.RA.OGG.M4A MP2 APE AMR, ये सारे के सारे अगर दिखा है तो इस सारे के सारे क्या है आप लोगों के? ओनली ऑडियो फॉर्म्स है। इसमें से बहुत सारे ऐसे नए फॉर्म्स है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर ऑडियो और वीडियो से बहुत बार सवाल बना है। तो अगर इस बार सवाल बने तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए फॉर्म। इसको प्लीज नोट डाउन करके लिखिएगा, एक जगह कॉपी में एक चार्ट बनाओ जहां पर ऑडियो फाइल्स लिखो और वीडियो फाइल्स लिखो। ये सारी ऑडियो फाइल्स है। इसमें से वेव पर क्वेश्चन आ चुका है, WMA पे क्वेश्चन आया है, MIDI पे क्वेश्चन आया है, फ्लैग पे आ चुका है, AMR पे और MP3 इन पे तो क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी भी आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े, वीडियो फाइल्स की बात करें तो वीडियो फाइल्स में देखो .mkv MP4 ये तो बहुत कॉमन है, AVI ऑडियो वीडियो ये भी बहुत कॉमन है। बट इसके अलावा जो आपके .mov है, .swf है, ठीक है, FLV है, WMV है, विंडोज की जो है ना बाय डिफॉल्ट वीडियो फाइल होती है, विंडोज की जो ऑडियो फाइल होती है वो सारी .aaf हो गया, .vob हो गया, MPEG हो गया, ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के? वीडियो भी है। क्या है स्कोपस? ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर PhD थीसिस। अगर यही हो जाता मैम तो हमारी लाइफ ही झिंगा लाला हो जाती। फिर तो क्या PhD का टेस्ट देना, कहाँ जाना जीवन में, एडमिशन लो, सॉफ्टवेयर यूज करो और बना दो PhD थीसिस, ठीक है। डेटाबेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट्स एंड साइटेशंस ऑफ एकेडमिक जर्नल। फिर कह रहा है एजेंसी टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लैगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर। बताइए जी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर? बहुत ही बढ़िया बात है, सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए हमारी क्लास में? इतना कैसे आता है आप लोगों को? ये तो गलत बात है। कल तुम देखना बेटा, मैं मजेदार क्वेश्चन बना के लाऊंगी। तो एकेडमिक रिसर्च डेटाबेसेस है जो आप लोगों को याद रखने हैं, उसमें से एक है स्कोपस आप लोगों का। ये भी क्या है? ये भी आप लोगों का एक तरीके का डेटाबेस है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट्स है, जिसके अंदर आइडियाज है, जिसके अंदर साइटेशंस है। साइटेशंस का क्या मतलब होता है मैम? आपने अपने लिटरेचर रिव्यू के दौरान उन्हें क्या किया होगा? विजिट किया होगा, साइट किया होगा, देखा होगा, है ना। आपने उनसे क्या लिया होगा? इन्फ्लुएंस लिया होगा, आपने उन्हें कोट किया होगा एज इट इज। जब हम किसी चीज को एज इट इज कोट करते हैं हमारे पेपर के अंदर, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, किसी और के काम को एज इट इज कोट करते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं? हम उनका नाम रेफरेंसिंग में लिखते हैं। जब हम किसी से एक विजन लेते हैं, आइडिया लेते हैं और उनका इन्फ्लुएंस हमारे रिसर्च में दिखता है, तब वो नाम बिब्लियोग्राफी में जाता है। याद रखेंगे, दो डिफरेंस है बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंस में। एज इट इज चीजों को कोट करने वाली बातें हम रेफरेंस में लिखते हैं, है ना। मान लो एक्स ने वाई से एज इट इज कोट किया है किसी चीज को, तो वाई का नाम रेफरेंस में जाएगा। एक्स ने जेड से बातचीत करी थी, आइडियोलॉजी डिस्कस करी थी, उसकी किताब पढ़ी थी, फिर उसको एक आइडिया आया, तो जेड का नाम बिब्लियोग्राफी में जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, कृपया करके याद रखिएगा। अच्छा, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर याद रखेंगे। वेब ऑफ साइंस है ना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक बार तो आप लोगों से। पबमेड हो गया, एरिक हो गया, IEEE एक्सप्लोर हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, आपका डो जो डायरेक्टरी ऑफ
ओपन एक्सेस जनरल्स हो गए। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपके पास एक ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि राइट हैंड साइड पर आपको गिवन है। ये फ्रॉम है ना, ये फ्रॉम गिवन है और टू गिवन है। राइट अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो क्या सीन चल रहा है मैम, कैसा सिनेरियो चल रहा है? सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि फ्रॉम गिवन है, सीसी गिवन है, बीसीसी गिवन है और टू गिवन है। सीसी और बीसीसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका होता है। मैं जल्दी जल्दी से कुछ स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, ध्यान से सुना और बताना सही बोल रही हूँ क्या। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी के अंदर जितने भी लोगों का नाम मैम आपने लिखा होता है वो सारे के सारे रेसिपिएंट्स ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड होते हैं इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपने बीसीसी में ए को भी भेजा है और बी को भी भेजा है, तो ए और बी को नहीं पता होगा कि आपस में इनको सेम मेल भेजा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो बीसीसी वाले हैं क्या वो सभी को देख सकते हैं, बट बीसीसी वालों को कोई और नहीं देख सकता। दूसरा स्टेटमेंट में सीसी का बोल रही हूं जो कि कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी में जो नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं। कार्बन कॉपी में जितने भी लोग हैं वो बाकी सभी रेसिपिएंट्स को भी देख सकते हैं। ये दो बातें हैं जो आपको बीसीसी और सीसी के बारे में याद रखना है। हाँ, आपस में नहीं देख सकते, बिल्कुल सही। देखो यहाँ से पूछ रहा है कि मेरे पास में फ्रॉम है, मेरे पास देखो फ्रॉम से तो मेरे को मतलब नहीं है, आपको मतलब है टू से, आपको मतलब है सीसी से और आपको मतलब है बीसीसी से। अब देखो सीसी के अंदर आप लोगों ने सी को रखा है, डी को रखा है, बीसीसी के अंदर ई को रखा है। अब सीन ऐसा है, टू के अंदर बी को रखा है। टोटल ये मैसेज कितने लोगों को जा रहा है मैम? 1 2 3 4। टोटल मैसेज 4 लोगों को जा रहा है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को मैसेज जा रहा है, तो 4 लोगों को जा रहा है। क्वेश्चन में दम नहीं है। मैं इस क्वेश्चन में कैसे पूछूंगी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आप लोगों को सीसी वाले देख रहे हैं, अगर मैं सीसी पर हूं, मान लीजिए मेरा नाम है अदिति और मैं कहां हूं? सीसी में हूं, तो मैं कितने लोगों को देख सकती हूं? अगर मैं ये सवाल पूछूं तब आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे 4। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि शिव सर भी आ गए जी, ये लो शिव सर। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शिव सर को कौन कौन दिख रहा है, कितने लोगों को मेल गया है अकॉर्डिंग टू हिम? आप बोलोगे 1 2 3 एंड 4। मैम बी सी डी और अदिति, ना तो उन्हें ई दिख रहा है, उन्हें ई नहीं दिख रहा, क्यों? नेबर है। बीसीसी के अंदर पड़ोसी एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बोले हैं वो लिख भी दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। करंट के क्वेश्चंस कैसे रिलेट करके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में? आपसे कह रहा है परम शिवाय सुपर कंप्यूटर वाज बिल्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट आईआईटी बीएचयू। ठीक है, परम शिवाय। परम जो है हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मैम परम है ना, वो हमारी सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो था वो परम 8000 ही था। इसके बारे में कई बार मैंने बताया भी है, जो कि सीटेक कोलकाता के अंदर रखा हुआ है ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आईआईटी बीएचयू के अंदर इसे बनाया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कोई मुझे बता सकता है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब आया था? मोदी जी के अंडर आया था 2015 के अंदर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमारा जो सुपर कंप्यूटर्स है वो उसी टाइम पे बने थे। देखो हमारा जो देश है वो इंपोर्ट करता था, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं। आप जापान देखो, चाइना देखो, यूएसए देखो, रशिया देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, ये सब हमसे बहुत आगे। ब्रिटेन देखो। क्यों? क्योंकि हम हार्डवेयर के लिए, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है ना, हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के हार्डवेयर के लिए इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं। हमारा देश सॉफ्टवेयर में अच्छा है, हमारे देश से ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज में किसी के पास लेबर नहीं है। आईटी जाइंट्स हमारे ही देश से जा रहे हैं, बट हम हार्डवेयर में कमजोर थे। इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटिंग है, सुपर कंप्यूटिंग में भी हम बहुत पीछे चल रहे थे। तो मोदी जी ने आके नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लगाया सो दैट इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टैंड कर सके, और उसके बाद से बहुत सारे परम के सीरीज उन्होंने क्रिएट करवाए। अब हमारे देश में हार्डवेयर बनना भी शुरू हो गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर ही, जिसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बचेगी और हम कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाएंगे, जो हमने बनाया भी। परम सिद्धि हमारे देश का पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो रैंकिंग में आया। सुपर कंप्यूटर्स की रैंक निकलते हैं ना, उसमें टॉप 100 में आने वाला हमारा पहला सुपर कंप्यूटर भी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से ही आया था, जिसका नाम था परम सिद्धि। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्या ये बीएचयू में बना था? बिल्कुल सही बात है। परम शिवाय जो है वो सुपर कंप्यूटर में उसकी कैपेसिटी के ऊपर बात की जा रही है। कैपेसिटी जो है वो है 837 टेराफ्लॉप्स की। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। टेरा लिखा है और फ्लॉप्स लिखा है। क्या हम सभी लोग जानते हैं फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, कौन से कंप्यूटर का फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने की क्षमता कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से वो सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर कहलाता है।
और टेरा तो आपको पता ही है, किलो होता है, मिलियन होता है यानी कि मेगा होता है, गीगा होता है और फिर टेरा आता है। ठीक है, हमारा देश अभी भी पीछे चल रहा है। पूरी दुनिया कहां तक पहुंच गई है? एक्सा तक पहुंच गई है। एक्सा 6 पे आता है, इसके बाद पेटा आता है, फिर एक्सा आता है ना। दुनिया यहाँ पहुंच गई है, हम अभी भी टेरा पेटा में ही घूम रहे हैं। थियोरेटिकली हम एक्सा तक पहुंच गए पर प्रैक्टिकली नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि दुनिया अब एक्सा तक पहुंच गई है, हेप्टा तक जाने की बात कर रही है, बट धीरे धीरे हम भी पहुंच जाएंगे। अब आपका काम यह है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वक्त वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 सुपर कंप्यूटर कौन सा है और इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये दोनों चीजें आपको बतानी है, ठीक है। ये सिर्फ चीजें मैंने आपको बता दी है। एक तो परम शिवाय हो गया, इसके बाद परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक, ये सारे के सारे IIT खड़गपुर के हैं, ठीक है। इसके अलावा IISER पुणे हो गया आप लोगों का, ये सारे मिलके इनको बना रहे हैं अलग अलग तरीके से। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि दो प्रपोजिशन जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं कब? वन इज द डिनायल और नेगेशन ऑफ अनदर वन इफ दे बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, if they are different subjects and predicate terms and different from each other in both quality and quantity, if they have the same subject and predicate terms but differ from each other in only quantity but not quantity. ऑप्शन नंबर ए ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया। देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ना होगा, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप सभी लोगों को पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर हम सभी लोगों ने ट्रिक सीखी थी कि मैम हम सबसे पहले जेड बनाते हैं और फिर हम लोग वॉवल्स को याद रखते हैं, तो AEIO और उसके बाद में यू को हम लोग बोल देते हैं गेट आउट, ठीक है ना। यू हट गया, हमारे पास में ये बच जाते हैं। और इसके बिहाफ पर हम लोगों को पता है कि यूनिवर्सल की दुनिया, ऊपर की दुनिया, पर्टिकुलर की दुनिया, नीचे की दुनिया, लेफ्ट की दुनिया जिसको हम लोग पॉजिटिव दुनिया कहते हैं और राइट की दुनिया जिसको हम नेगेटिव दुनिया कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोगों का ए होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है ना। जो आप लोगों का ई होता है वो यूनिवर्सल नेगेशन होता है, जिसमें नो, नन ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और आपका पर्टिकुलर नेगेटिव होता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो आप लोगों की डायगोनली ऑपोजिट लोग होते हैं, एकदम ही कटाक्ष, एकदम ही क्या, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट, वो कौन से होते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। जो एक बात बोलता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा बात कहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको बोला है कि एवरी एस इज अ पी, ठीक है ना। इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा कि नहीं, नॉट एवरी एस इज अ पी। एक मछली निकालनी है जो पूरे के पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है, ठीक है ना। तो जो लोग टोनी कक्कड़ जी के फैन हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नो का कॉन्ट्रडिक्टरी पूछूं तो क्या होगा? सम। आप लोग नन का कॉन्ट्रडिक्टरी निकालना चाहते हो तो वो एक मछली ढूंढ लो जो क्या करती है, पूरे तालाब को गंदा करती है। सब कह रहे थे नो, पर आप एक ऐसा ढूंढ लो जो कह रहा है यस, तो वो यस आप लोगों का होता है। सम लिख लो, ठीक है, फ्यू लिख लो, वन लिख लो, सबका एक ही मतलब होता है। जैसे ईच, एवरी, है ना, ऑल, सबका मतलब एक होता है हमारे केस के अंदर, बिल्कुल वैसे ही। अकॉर्डिंग टू पाइजेट, देखो आपके पास में 4 स्टेजेस थी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में पोस्ट ऑपरेशनल तो हम लोग कुछ पढ़ते ही नहीं है। हमारे पास में होती है सेंसरी, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी 0 से 2 साल तक की एज। फिर हमारे पास में आती है प्री ऑपरेशनल एज, और जो प्री ऑपरेशनल होती है वो 2 से 7 साल तक होती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वाली होती है, और फिर 11 एंड अबव वाली जो स्टेज होती है वो हमारे पास होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर मैं बात करूं तो बच्चा जो है वो रीजनिंग या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें कब शुरू करता है, कब, कौन सी स्टेज के अंदर शुरू करता है? बहुत आसान सा यहाँ पर आंसर आने वाला है, सभी लोग जानते हो आप। करेक्ट आंसर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, राइट, जो आपकी सेकंड स्टेज होती है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है वो है आप लोगों की सेंसरी स्टेज, जिसके अंदर तो बच्चा रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है चीजों को, ठीक है ना। उसके बाद में आता है प्री ऑपरेशनल। अगर देखा जाए तो इस एज के अंदर बच्चे के अंदर ईगो भी होता है। तो एक्चुअली में 0 से जो 2 साल का बच्चा होता है, जिसको हम सेंसरी मोटर भी बोलते हैं, यहाँ पर बच्चा ना अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। मोटर स्किल्स जैसे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, है ना, वो चीजों को समझता है। क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है यार, वो 0 साल का बच्चा मतलब एकदम ही इन्फेंट है, क्रॉलिंग वाला बेबी है, तो उसको तो क्या है, आप जो भी दोगे, आप उसको रिमोट भी दोगे टीवी का वो भी खा लेगा, आप उसे एप्पल दोगे वो भी खा लेगा। उसको नहीं पता है, धीरे धीरे वो सेंस करना सीख रहा है। 0 से 2 साल तक की उम्र में उसको समझ में आ जाता है कि बेटा ये टीवी का रिमोट है, इससे टीवी चलेगा, है ना, ये मोबाइल फोन है, इससे मोबाइल फोन चलेगा, और ये एप्पल है, इसको खाने से पेट भरेगा। उसको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ में आने लगती है ना। वो अपनी मोटर स्किल्स डेवलप करता है। देन आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसके अंदर बच्चा जो है वो एक्चुअली में सिंबॉलिक थिंकिंग स्टार्ट करता है। अब उसको पता है कि अगर मैं एप्पल का स्ट्रक्चर बनाऊं, रेड कलर बनाऊं, तो वो रिलेट कर लेगा कि हाँ ये जो बनाया जा रहा है ये एक एप्पल है, ठीक है ना। वो कभी भी अनार को एप्पल नहीं बोलेगा, वो कभी भी नहीं बोलेगा, है ना। पोमोग्रेनेट को कभी भी वो एप्पल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है दोनों रेड कलर्स में भी डिफरेंस करना उसने अभी सीख लिया है कि उसका शेप ऐसा होता है, इसका शेप ऐसा होता है। साथ ही साथ उसके इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इस साल का बच्चा आप कभी मिलना, मैं क्या कह रही हूँ, आपको कभी भी लो फील हो रहा हो ना लाइफ में, आप इस 2 से 7 साल के बच्चे से कभी मिल रहे हैं, आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये इतने इमेजिनेटिव होते हैं। यही वाली एज होती है जिसमें हम स्टोरीज बनाते हैं। आप इनको कोई भी टॉय दे दीजिए, टॉय भी मत दो,
इनको आप घर के कोई भी सामान दे दो, ये क्या है, ये सारी की सारी अपनी इमेजिनेशन लगा लेते हैं, किसी भी चीज से खेल लेंगे, कुछ भी नया बना देंगे। देखिए वो ये वही वाला एज है जब हम सभी लोग बचपन में अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन के साथ में कारपेंटर भी बन जाते थे, है ना, हम डॉक्टर भी बन जाते थे, हम सब बन जाते थे। ये वही वाला एज है। याद है क्या किसी को कारपेंटर बन के और स्क्रू ड्राइवर लेके और घरों के गेट ही खोल रहे होते थे, फिर संभलते थे नहीं तो भाग जाते थे और छुप जाते थे, है ना। सबने किया है, हम सबने किया है ये डॉक्टर खेलना, किचन खेलना, ये सारी चीजें हम लोगों की यहाँ पर होती है, ठीक है ना। बट एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस हमारी यहाँ नहीं आती है, वो हमारी नेक्स्ट स्टेज में आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। हमने जो सोचा, हमने जो चीजें देखी, अब हम उसको कॉन्क्रीट करने की कोशिश करें, सॉलिड करने की, कंसोलिडेट करने की बात करता है बच्चा, ठीक है ना। इसमें ईगो कम होने लगता है। यहाँ तक ईगो बड़ा ज्यादा है इसमें, और इसमें ईगो बड़ा ज्यादा है। इस छोटे बच्चों का ईगो आपको एग्जांपल देती हूँ, आप उसे कभी बोलिएगा कि अरे मेरे पास आओ, जो मुंह पे बेइज्जती करेगा वो आपकी, है ना। अपने आप आपको जीवन में याद रहेगा कि बच्चे में ईगो बड़ा होता है, छोटे बच्चे में बहुत ईगो होता है, राइट। तो यहाँ पर भी ईगो ज्यादा है, यहाँ पर भी ईगो ज्यादा है ना। ये इसको नहीं खेलना आपके साथ तो नहीं खेलना, कुछ भी कर लो, नहीं तो नहीं, मुझे नहीं खेलना, ये वो वाला सीन है ना। ये वाला सीन में थोड़ा कम हो जाता है बच्चा जो है अब, और ये वाला बच्चे तो भाई फिर मतलब ही होना स्टार्ट कर ही देते हैं, थियोरेटिकल हो जाते हैं, हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। अब इनकी थिंकिंग स्टार्ट होती है और अच्छे से ये लॉजिक्स, रीजनिंग्स, ये सारी चीजें लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक सिचुएशन से कोई कॉन्सेप्ट सीखा तो दूसरे सिचुएशन में लगाना सीख जाते हैं। ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, एडोलेसेंट वाली एज आ जाती है। आपसे कह रहा है लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चर, स्कूल रिलेटेड, टीचर रिलेटेड। क्या होने वाला है, लर्निंग किस किस चीजों से इफेक्ट होती है ये बताना है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिसाइड नहीं करके जाते, कभी कभी हम खुन्नस में जाते किसी की क्लास में कि मैं इस टीचर के तो क्लास में मुझे कुछ समझ में आएगा ही नहीं, मैं तो मान के ही जाता हूं, मैं नहीं समझूंगा। जैसे कि हमारे प्यारे कौन, हमारे प्यारे मैथ्स टीचर, इन बेचारों के जीवन में बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि 50% जनता तो मान के ही जाती है कि मेरे को नहीं आएगा, मेरे को मैथ्स आती नहीं है 50% जनता तो बेचारे, मैथ्स टीचर के लिए बहुत स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। आपको पता है मैं जितने भी पेपर 1 के टीचर से पिछले 1-2 महीने या पिछले 1-2 साल में मिली हूँ ना, जितने भी पेपर 1 के टीचर से, सबका यही जवाब होता है। तो एंड में घूम फिर के मैथ्स मेरे पास ही आ जाती है क्योंकि मैं तो मना नहीं कर सकती ना एंड के, क्योंकि उनको पता है कि आप हो कामचोर, आपने लगा लिया साइकोलॉजिकल बैरियर कि नहीं 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 हमको नहीं आती मैम मैथ्स, हमसे ये कैलकुलेशन की बातें मत करो, आप हमको ये बताओ कि याद कितना करना है, हम फटाफट याद करके आ जाएंगे। या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसा भी हो सकता है, देखो साइकोलॉजिकल बैरियर तो बताया, अच्छा पॉजिटिव वे कैसे हो सकता है, किसी का शक्ल देख के हमको लगता है हाँ यार कि यार ये समझाएगा ना तो समझ में आ जाएगा, या हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगा, या ये वाला टॉपिक ना मेरे फ्रेंडली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो पहला वीडियो इस सेशन में जब लिया था, इस क्लास में जब लिया था चैनल पर, तो मैंने आपको बताया था नेट की स्ट्रैटेजी, और फिर बताया था कि कुछ कॉमन सेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, कुछ प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, ऐसा हमने डिवाइड किया था। तो सबको अपना अपना फोटे पता होता है कि यार मैं जो है ना मैम, मुझे ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं, मुझे मैम रिसर्च अच्छी लगती है। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैम मेरे अच्छा है ना, मेरे मैम बचपन के अंदर से ही इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं तो मेरी इंग्लिश अच्छी ही होगी, आप कुछ भी पूछ लो, ये भी तो एक इन्फ्लुएंस ही है। देन आता है सोशो कल्चर फैक्टर्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए कि आपकी एक अपब्रिंगिंग उस एनवायरनमेंट के अंदर है, ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर बनता है, हम उम्मीद करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके आसपास ही हमेशा ऐसा माहौल रहा है, ठीक है ना। टीना दाबी और रिया दाबी दोनों बहनें जो है वो आईएएस बन गई, ऊपर से रैंक होल्डर्स, और पर ये नहीं कोई बोल रहा है कि भैया उनके मम्मी और पापा भी आईएएस हैं, दोनों के दोनों, उनके खानदान में ही सब क्या है, सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, तो भाई उनकी तो अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो सोशो कल्चर फैक्टर भी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। हमारी डिनर टेबल पे क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है कि ये लौकी की सब्जी कैसे आई प्लेट में, उनके चल रहा है कि अच्छा ये वाले जो था स्कीम इसमें ऐसा हुआ, ये वाली पॉलिसी ऐसी हुई। अब यार डिफरेंस तो होगा ना डिफरेंस तो होगा ना। हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं कि आज हम लौकी कौन सी फॉर्म के अंदर खाएं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये देश में ऐसा चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिसी में ऐसा चल रहा है, ये फाइनेंस। अब बताओ यार डिफरेंस तो आएगा। तो सोशो कल्चरल भी होता है, स्कूल रिलेटेड भी होता है। देखो स्कूल्स का बहुत मैटर करता है। जैसे आपको अगर याद हो तो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट जो आया था, फ्रोबेल ने जो दिया था, तू कर ले पहले, तू बजा ले सारा, हम बाद में पढ़ा लेंगे, इनको पहले कर लेने दो। हाँ देखो किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट आया था, इसमें वो आता है ना एलकेजी, यूकेजी, पीकेजी, एमकेजी, फलाना ढिमकाना, सारे केजी। वो नहीं आता कि छोटे छोटे बच्चे, मैंने पता बचपन में ये क्लासेस रिपीट करी है नहीं मैं फेल नहीं हुई थी, बस ऐसे ही रिपीट कर ली, मजा आ रहा था, मेरी मम्मी को भी मजा आ रहा था, इसको 2 बार पढ़ाएंगे प्रेप में, तो मैं एक्चुअली 2 बार पढ़ी प्रेप पे, फिर मैं फर्स्ट में। एनीवेज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एलकेजी, यूकेजी, पीकेजी, प्रेप, फिर फर्स्ट में हम आते हैं। ये सब क्या है, एक्चुअली क्या होता है, बच्चा खेल खेल में सीख जाता है।
या फिर आप लोग देखना कि स्कूल पे भी बहुत मैटर करता है। एक आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, जैसे हमारे देश में ना सरकारी स्कूल को बड़ा ऐसा बना दिया है, अरे सरकार, जबकि इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो स्कूल्स अच्छे हों। क्यों? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द जनता चाहती है भाई वहां पे अच्छे टीचर्स, अच्छे से काम किया जाए, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो बहुत ज्यादा बच्चों का फायदा हो सकता है, क्योंकि फीस कम होती है ना। रूरल एरिया में बहुत अच्छा से हिट करता है। और एक है इंग्लिश मीडियम एकदम पॉश स्कूल, जिसके यूनिफॉर्म के अंदर ही जीन्स आती है। हमारी स्कूल में आपने देखा होगा, ये हम जो 90s किड्स अगर देख रहे हैं तो रिलेट कर पाते होंगे, हमारे अगर स्कूल में आसपास के किसी स्कूल के अंदर जीन्स है ना यूनिफॉर्म के अंदर, उसका अलग ही टशन है। वहां के बच्चे जो है वो नीचे देख के नहीं चलते हैं, उनका फुल कॉलर ऊपर रहता है, नजरें भी ऊपर रहती है, मस्त। क्यों? उनका एक एटीट्यूड है। हमारे तो यूनिफॉर्म में ही जीन्स है, तुम पहन के जाओ सलवार कमीज, हमने तो जीन्स पहन के जाना। मतलब कुल मिला के मैं ये बोल रही हूँ कि लर्निंग, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके बिहेवियर, इन सब चीजों में स्कूल कैसे पढ़ाता है, कैसे एग्जाम लेता है, टर्म एग्जाम्स होते हैं या नहीं होते हैं, ईयरली होते हैं क्या, ये सारी चीजें भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। देन आता है टीचर रिलेटेड, और टीचर रिलेटेड तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की दोनों इंटरडिपेंडेंट है। प्रोबिंग के बारे में बात बिल्कुल ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है? बिल्कुल ठीक लगी है ना। जबरदस्ती एकदम पीछे पड़ जाना स्टूडेंट की कि नहीं भाई तू बता, तेरे को आता है, तू बता के रहेगा सवाल का जवाब, है ना। जबरदस्ती एनकरेज करना नहीं होता। देखिए स्कूल में हमारे पास में कुछ एजुकेटर्स होते थे, जैसे मेरी हिंदी की टीचर बड़ी प्रोबिंग वाली थी, उनको पता नहीं क्यों निकलवाना होता था मुझसे आंसर, मेरे को आता भी नहीं था, मैंने बोल भी दिया नहीं आता मैम, फिर भी जबरदस्ती का एनकरेजमेंट कर करके नहीं आप बता सकते हैं, आप बता सकते, थोड़ा और इलैबोरेट करो, थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। ये सारी चीजें करके क्या होता है, आप लोगों का प्रोबिंग कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रमोटिंग क्लासरूम डायलॉग that encourages students to examine alternatives is an example of direct instruction। जी नहीं, स्टूडेंट जिसके अंदर हीरो होता है वो होता है आप लोगों का इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में कौन हीरो होता है? टीचर। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं रोल प्लेइंग, तो रोल प्लेइंग किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड किसका एग्जांपल है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यानी कि आप सभी लोगों को आंसर पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, बट स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ठीक यहां पर लिखा है। देखो ये कह रहा है कि एक एलिफेंट एक एनिमल होता है, तो छोटा एलिफेंट छोटा एनिमल हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो जब हमारे पास में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का कोई रीजन नहीं होता, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो हम फालतू की बात करके घुमा फिरा के कुछ भी कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब खुद को भी नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आप लोगों से बोला जाए कि जैसे कि एलिफेंट वाली बात हो गई, यानी कि उल्टे पुल्टे तरीके से आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, चीजों को समराइज करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि सभी के सभी पेड़ जो होते हैं हमारे पास में, ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, ठीक है, ऑल डॉग्स आल्सो बार्क्स, यानी कि मतलब क्या हो गया कि हर डॉग क्या है? एक ट्री है। कुल मिला के हम कोई भी सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आप की दिमाग से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। हम कुछ और बोलना चाहते हैं और कुछ और हम लोग बोल देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज जो होती है इसको हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी अगर यहाँ देखो तो चारों ही ऑप्शन के अंदर नहीं है, बट हमको ये पता है मैम कि फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन को ही हम फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं। सही है ना? फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी को ही हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोलते हैं, जिसके अंदर दो सिमिलर वॉइसेस, इक्वल वॉइसेस की बात की जा रही है। ये भी बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, इसका मतलब यही होता होगा। ये स्टीरियोटाइप करना या भेड़ चाल नहीं है, वो अलग है, वो अलग होता है। अच्छा मुझे बताना, स्टीरियोटाइप कर देना या भेड़ चाल के अंदर चलना है ना, कि सब लोग फॉलो करें तो मैं भी कर लूं, वो एड पॉपुलम होता है, वो अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ये दो चीजों में हम सिमिलरिटी ढूंढ के अपना ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अपनी ही एम्बिगियस बातें करके, कंफ्यूजिंग बातें करके हम कोई भी चीज प्रूव कर देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। 7:2 का रेशो था और वो रेशो हो गया है 7:3 का। किस किस का रेशो है? मिल्क और वाटर का रेशो है। देखो ये है मिल्क और ये है आप लोगों का H2O यानी कि वाटर, ठीक है जी। अब मिल्क एंड वाटर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को टोटल जो है वो मिश्रण, टोटल मिश्रण कितने का गिवन है? क्वेश्चन दिखा दो एक बार प्लीज। 729। टोटल जो मिश्रण है वो 729 लीटर्स का गिवन है, ठीक है ना। टोटल जो मिश्रण है, मिक्सचर है, वो क्या है आप लोगों की? वो आप लोगों की 729 लीटर्स की है। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। क्या? एक तो होती है मैम गिवन वैल्यू, एक होती है मैम अकॉर्डिंग वैल्यू, और एक होता है मैम आस्किंग वैल्यू। अब आप देखो यहाँ पर मैं कैसे लगा सकती हूँ इसे। गिवन वैल्यू, आप देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 729 लीटर्स टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना है? 729 लीटर्स। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जो टोटल आपका क्या है वॉल्यूम है, वो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 7 और 2 9 लीटर का है। मैंने तो इसी को मान लिया मेरे अकॉर्डिंग। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 729 के बराबर है। हमको क्या निकालना है कि ये 7:2 से 7:3 हो गया था रेशो। तो मुझे एक बात बताओ, 7:2 को 7:3 बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैम आपने वाटर में 1 ऐड किया है। देखो 2 से 3 हुआ ना, मिल्क तो सेम था, इधर भी 7 था, इधर भी 7 था, यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। तो मैं कह रही हूँ कि कितना पानी बढ़ाया आपने? 1 से बढ़ाया 81, यानी आपने कितना पानी ऐड किया होगा? 80 और 1 81 लीटर।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।